नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, मैं आपके लिए और किसान बंधुओं के लिए हर बार नई नई जानकारी लेकर आता हूं और आपके द्वारा कमेंट किए गए सवालों का मैं जवाब देता रहता हूं। तो आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी यदि कोई कानून से संबंधित कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। कुछ दर्शकों ने जो कमेंट की है उन कमेंट का मैं जवाब दूंगा आज के वीडियो में, और सभी कमेंट के बारे में क्या कानून लागू होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कमेंट है वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें इनका कहना है कि सर, मेरी भूमि का सीमांकन हुआ, उसमें सरकारी भूमि पर आवास बनाए हुए मेरे पड़ोसी का कब्जा है। अब मैंने 250 की कार्यवाही शुरू की है और पड़ोसी इस सीमांकन को इस आधार पर चैलेंज कर रहा है कि वो उपस्थित नहीं था। अनावेदक जानबूझकर उपस्थित ना होने पर क्या सीमांकन निरस्त होगा? तो देखिए, जो सीमांकन की जो कार्रवाई होती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत होती है और 129 की उपधारा 1 से लेकर 4 तक की जो कार्रवाई होती है वो तहसीलदार महोदय के द्वारा होती है। और उसके बाद की जो कार्रवाई होती है 129(5) में एसडीओ महोदय के समक्ष जो है सीमांकन को चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए, सीमांकन को जो अगर चुनौती दी गई है तो ऐसा कहीं नहीं है कि एसडीओ महोदय जो है उस सीमांकन को निरस्त कर देंगे। उस सीमांकन को निरस्त नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है 129(6) में कि या तो एसडीओ महोदय जो है वे उस सीमांकन की पुष्टि कर सकेंगे, अर्थात जो तहसीलदार महोदय ने सीमांकन करवाया है या नायब तहसीलदार महोदय ने जो सीमांकन करवाया है उसकी पुष्टि कर देंगे, अर्थात ये कह देंगे कि ये जो सीमांकन हुआ था यह सही था, या वापस से सीमांकन का आदेश कर सकेंगे। यदि उनको लगता है कि सीमांकन में कहीं चूक हुई है तो फिर से सीमांकन का आदेश कर सकेंगे, अर्थात उस भूमि का सीमांकन फिर से हो सकता है, न कि जो पहले जो सीमांकन हुआ था उसको निरस्त किया जाएगा। तो देखिए, यदि आप सही है तो आपकी भूमि का यदि वापस से सीमांकन होता है तो आपका 250 जो प्रकरण है उसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वापस से यथावत वही सीमांकन, ऐसा ही सीमांकन होता है और इसी तरह से सीमाएँ पाई जाती है तो आपका जो पूर्व का सीमांकन है, आपने उस प्रकरण में पूर्व का सीमांकन पेश किया है। अब आपको क्या करना है कि यदि वापस से सीमांकन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से अगर सीमांकन होगा तो उस सीमांकन के आधार पर उसकी नकलें निकालकर वापस से आप प्रकरण में पेश कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 250 की जो कार्रवाई रहती है, ये सीमांकन तो एक लोगों के द्वारा आधार बनाया जाता है, बल्कि 250 में तो ये रहता है कि बिना सीमांकन के भी आप 250 की कार्रवाई पेश कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि अभी दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगली कमेंट को ले लेते हैं। देखिए, अगली कमेंट जो आई है उनका ये कहना है कि सर, हमारी ज़मीन का बंटवारा 1985 में हुआ है, जिसमें हमारा रकबा ज़्यादा है और नक्शा में कम है ज़मीन, एवं दूसरे भाई की नक्शा में ज़्यादा है और रकबा कम है, तो सुधार कैसे होगा? देखिए, आप थोड़ा इसको समझिएगा कि नक्शे की जो त्रुटि होती है वह कुल मिला के 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से कैसे होती है मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। देखिए, पहली त्रुटि जो होती है वह इस प्रकार से होती है कि जैसे बंटवारा हुआ, बंटवारा होते समय ये होता है कि जो आपके पटवारी महोदय रहते हैं उनके द्वारा एक फर्द अर्थात एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रतिवेदन में यदि जो है बटा नंबर सही अंकित हुए हैं, उस फर्द में बटा नंबर सही अंकित हुए हैं, लेकिन हुआ ये है कि उस फर्द के आधार पर, उस प्रतिवेदन के आधार पर जब अमल आदेश के लिए पटवारी महोदय को पत्र लिखा जाता है तो पटवारी महोदय के द्वारा अपने जो नक्शा रहता है, अपने नक्शे में उन्होंने गलत प्रविष्टि कर दी है।
मेरी बात को समझ रहे हैं आप कि तहसीलदार महोदय ने तो सही आदेश किया है, अर्थात जो फर्द थी उस फर्द को सही स्वीकृत किया है, लेकिन पटवारी महोदय ने अपने नक्शे में गलत अंकन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत सुधार के लिए एसडीओ महोदय के वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश सही है लेकिन उसका अमल जो है वह गलत हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आप एसडीओ महोदय के वहाँ पर नक्शा दुरुस्ती के लिए जा सकते हैं। दूसरी त्रुटि जो होती है वह ये होती है कि जैसे तहसीलदार महोदय के समक्ष पटवारी महोदय के द्वारा जो है बंटवारा फर्द अर्थात प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया, वो प्रतिवेदन ही गलत प्रस्तुत हो गया और उस प्रतिवेदन को स्वीकृत भी तहसीलदार महोदय ने कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब गलत प्रतिवेदन स्वीकृत हो जाता है और प्रस्तुत हो जाता है और गलत स्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस गलत प्रतिवेदन के आधार पर जो है गलत प्रविष्टि अपने नक्शे में हो जाएगी। अब गलत प्रविष्टि अगर नक्शे में हो चुकी है तो चूंकि हुआ क्या है कि वह एक आदेश के माध्यम से हुई है, तो जब तक उस आदेश को चैलेंज नहीं किया जाता तब तक वह आदेश सही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि यदि आदेश ही त्रुटिपूर्ण हुआ है और उस त्रुटिपूर्ण आदेश के माध्यम से वह त्रुटि हुई है तो उस आदेश को आपको अपील में चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको अपील एसडीओ महोदय के वहाँ पर प्रस्तुत करनी होगी। तीसरी जो दुरुस्ती रहती है वह यह रहती है कि यदि बंदोबस्त के दौरान यदि किसी नक्शे को छोटा बड़ा अंकित कर दिया है या रकबे को कम ज़्यादा अंकित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो कार्रवाई करनी होगी वह भी एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी और वह कार्रवाई जो होगी वह धारा 75 में होगी, 75 में होगी। तो और आपका जो प्रकरण है इसमें क्या है कि दोनों भाइयों का जो है इसमें त्रुटि है, दोनों भाइयों के त्रुटि है, क्योंकि एक के रकबे में त्रुटि है, एक के नक्शे में त्रुटि है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप दोनों भाई सहमति से ये सारी जांच करने के पश्चात कि वास्तव में आपकी त्रुटि हुई कैसे है, यह जांच अगर आप कर लेते हैं, यदि प्रकरण से हुई है और प्रकरण में यदि गलत आदेश पारित हुआ है तो आपको अपील करना है, और यदि प्रकरण में आदेश सही पारित हुआ है लेकिन आपका जो है उसका अंकन जो है नक्शे में अंकन गलत हो गया है, तो आपको धारा 115 में जाना है। आदेश गलत हुआ है तो अपील में जाना है, और यदि आदेश सही हुआ है और अंकन गलत हुआ है तो आपको क्या करना है, धारा 115 में जाना है। लेकिन यदि बंदोबस्त के समय आपका नक्शा जो है वह गलत अंकित हुआ है या रकबा गलत अंकित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में धारा 75 में आपको जाना होगा, और तीनों ही स्थिति में आपको एसडीओ महोदय के वहाँ कार्यवाही करनी पड़ेगी और यह दुरुस्ती आपकी हो सकती है। तो विश्वास करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया जवाब समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली कमेंट को ले लेते हैं। अगली कमेंट जो है वह कुछ इस प्रकार से है। अगली कमेंट है, इनका कहना है कि सर हमारे दादाजी के 3 पुत्र हैं, उनमें से 2 पुत्र ही जीवित हैं, मतलब एक मर चुका है। दादाजी ने अपने नौकरी काल में कुछ ज़मीनें खरीद के अपने सबसे छोटे पुत्र के नाम कर दी, जो पुत्र अभी जिंदा है। ठीक है, अब मेरे दादाजी अपनी स्वअर्जित और पुश्तैनी बची हुई ज़मीन अपने एक जीवित और एक स्वर्गवासी पुत्र के बच्चों के नाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। दादाजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। सर आप कुछ कानूनी सलाह दे कि बची हुई ज़मीन दादाजी अपने 2 पुत्रों के नाम कैसे करवाएं। अब देखिए, अब जो है आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि 2 पुत्रों के कौन से 2 पुत्रों के नाम से वे करवाना चाहते हैं। यदि आपने ऐसा पूछा है कि एक जीवित पुत्र जो है उसके और एक स्वर्गवासी पुत्र के बच्चों के नाम से अगर करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए कि सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि उनकी स्वअर्जित संपत्ति जितनी भी है उस स्वअर्जित संपत्ति को आपको अपने नाम पर, जिसके भी नाम पर करवाना चाहते हैं उसको आपको नाम पर करवा लेनी चाहिए। वो उसका माध्यम दान भी हो सकता है अर्थात गिफ्ट, और विक्रय पत्र भी हो सकता है। इन दोनों तरीकों से आप अपने नाम पर उस भूमि को करवा सकते हैं। दूसरा जो है
कि आप जो बता रहे हैं कि छोटे पुत्र के नाम पर उन्होंने अपने नौकरी के समय में भूमि करवाई है। तो देखिए, यदि जो छोटा पुत्र है वे नाबालिग यदि रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके नाम पर इन्होंने अगर प्रॉपर्टी करवाई है तो वह भी आपके परिवार की संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि एक शामलाती परिवार के द्वारा अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति मानी जाएगी। और यदि वे आपको उनके छोटे पुत्र जो है वे अगर अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उस भूमि में से भूमि नहीं देते हैं तो आप कोर्ट में केस कर उस भूमि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दादाजी की संपत्ति है और शामलाती परिवार की संपत्ति है। और यदि वे नाबालिग रहते हुए उनके नाम पर हुई है तो आप बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो कमेंट थी उसका भी आपको जवाब मिल चुका होगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा अब आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आपका भी कोई कन्फ्यूज़न है या आपका कोई लीगल सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।